नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर देखिए साइंस के बारे में अपन बात कर रहे थे कल। साइंस की शाखाएं बताई गई थी आपको कि 3 शाखाएं हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो होती है अपनी एक बायो, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। इन 3 शाखाओं के बारे में आपको बताया गया था। आज अपन करते हैं थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में बात, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं भाई? केमिस्ट्री से। तो देखिए केमिस्ट्री आई कहाँ से, केमिस्ट्री है क्या? तो स्टार्टिंग से वीडियो अपन देख रहे हैं यहाँ। देखिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान दोस्तों, रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। इसको केमिस्ट्री क्यों कहते हैं दोस्तों? इस दुनिया के अंदर एक देश पड़ता है, देश का नाम है मिस्र, और ये कहां पर बसा हुआ है? नील नदी के किनारे पर, इसलिए मिस्र को नील का वरदान भी कहते हैं। तो इस मिस्र देश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी नाम का यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे ये इस काली मिट्टी को कीमी या कीमिया कहते थे। काली मिट्टी को क्या कहते थे? कीमी या कीमिया। और इसी कीमी या कीमिया से आगे चल के किसका उद्भव हुआ? केमिस्ट्री का। तो देखिए यहां से एक प्रश्न प्राप्त हो गया हमें कि रसायन विज्ञान का उद्गम स्थान किस देश को माना जाता है? तो किस देश को मानते हैं? मिस्र को। क्योंकि यहाँ के लोग काली मिट्टी नाम के पदार्थ को क्या कहते थे? कीमी या कीमिया। और इसी से आगे चल के किसका निर्माण हुआ? केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों, तत्वों, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, साइंस की वह शाखा क्या कहलाती है भाई? रसायन विज्ञान। देखिए तो यहां तक कि हमने बात कर ली उद्गम की। इसके बाद बात आती है कि रसायन विज्ञान में क्या चीजें हुई आगे चल के। तो देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक में क्या लिखा गया? देखिए जब बात हम रसायनों की कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस किताब में रसायनों के बारे में जानकारी मिली हो। किताब का नाम था दोस्तों तत्वों में रसायन। किताब का नाम क्या था? तत्वों में रसायन। तत्वों में रसायन या तत्वों के रसायन, इस पुस्तक का लेखन किया था लेवोसियर ने। इस किताब को लिखा था लेवोसियर ने, और इस किताब में बहुत सारे रसायनों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। इस उपलक्ष्य में या इस किताब को लिखने के लिए इनको एक सम्मान से या एक उपाधि से नवाजा गया, और वो उपाधि क्या है? इनको इस किताब के लेखन के लिए रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? लेवोसियर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था भाई? तत्वों में रसायन। देखिए जो लेवोसियर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि लेवोसियर का नाम आपको लवाइजिए भी मिल सकता है। कई जगह इसका नाम लवाइजिए लिखा हुआ मिल जाता है, कई जगह इसका नाम लेवोसिए के नाम से भी मिलता है। तो चाहे लेवोसिए लिखा हुआ मिले, चाहे लवाइजिए लिखा हुआ मिले, चाहे लेवोसियर लिखा हुआ मिले, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इनको लिखने का तरीका अलग अलग है बस। तो लेवोसियर, लवाइजिए या लेवोसिए को तत्वों में रसायन पुस्तक लिखने के लिए एक उपाधि से नवाजा गया, और उपाधि क्या थी? इनको कहते हैं रसायन विज्ञान का जनक। द फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? लेवोसियर को। चलो इससे आगे फिर हम बात करते हैं कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में काम में ली गई, कैसे फिर उनको बांटा गया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रसायन विज्ञान का या इस प्रकृति का निर्माण किस डायग्राम के आधार पर हुआ, और उसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने प्रकृति। यहां मैंने लिखा प्रकृति। दोस्तों प्रकृति का निर्माण 2 चीजों से मिलकर हुआ है, पदार्थ व ऊर्जा। कौन कौन सी चीजें हैं? पदार्थ व ऊर्जा। देखिए पदार्थ को मैटर या द्रव्य भी कहते हैं, और ऊर्जा को आपको पता है कि क्या कहते हैं? एनर्जी। तो देखिए पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर इस संपूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ। आपके माइंड में यहाँ एक बात आनी चाहिए कि आखिर पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है। तो देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए जिस राशि की हमें जरूरत होती है वो ऊर्जा कहलाती है,
और ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए डीजल, पेट्रोल जैसे पदार्थ होते हैं जो जिनसे उनको ऊर्जा मिलती है। तो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक वस्तु का ऊर्जा प्राप्त करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखिए ऊर्जा शब्द पे हम बात कर लें कि ऊर्जा वह राशि है जो कार्य करने के लिए काम में ली जाती है, और ऊर्जा पदार्थ का एक वह अदृश्य रूप होता है जिसका हमें वर्णन किस तरह से करना है। ऊर्जा का मतलब होता है कि वह राशि जिसको न कभी उत्पन्न किया जा सकता है, न कभी नष्ट किया जा सकता है, बस केवल ऊर्जा के रूपों को बदला जा सकता है। ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए ऊर्जा कई रूपों में है, जैसे हम बात कर लें कि गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा के कोई निश्चित रूप नहीं है, अनगिनत इसके रूप हैं, लेकिन ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बात सामने आएगी। तो देखिए ऊर्जा को जब हम बदल ही नहीं सकते तो फिर ऊर्जा संकट के बारे में हम क्यों सोचते हैं, इसके ऊपर हम बात करें। कहते हैं कि ऊर्जा का संकट छा रहा है, ऊर्जा नष्ट होती जा रही है। जब ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा तो जितनी है उतनी संरक्षित है, फिर ऊर्जा संकट कैसे छा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक मोमबत्ती है, मेरे पास एक मोमबत्ती है और मोम की जो रासायनिक ऊर्जा है, जैसे ही मैंने मोमबत्ती को जलाया तो ये मोम की रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। अब क्या इस प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा को मिलाकर मोम बनाया जा सकता है क्या? मोम तो हमारा नष्ट हो गया, हमने को वस्तु को खो दिया। अब यहाँ जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। अब हमें रूप तो बदल दिया, रासायनिक से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में हम चले गए, लेकिन हमने यहाँ पर एक वस्तु को खो दिया, मोम को। इसलिए हम ऊर्जा संकट के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम ऊर्जा संकट के बारे में बात करते हैं कि भाई ऊर्जा का संकट छा रहा है कि नहीं छा रहा। तो देखिए ऊर्जा अनेक रूपों में जाती है। कैसे जाती है, उदाहरण के द्वारा हम समझे कि मान लीजिए आप शाम के वक्त किसी छत पे बैठे हुए हैं, शानदार आपने चाय पी, चाय का मजा ले रहे थे आपने गिलास को एक दीवार पे रख दिया। कोई बच्चा आता है और उस गिलास के पास में प्यार से बैठ जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए उस गिलास में कौन सी ऊर्जा है, आप कहेंगे कि वो दीवार पे रखा हुआ है। जब वो गिलास दीवार पर स्थित है तो दोस्तों उसमें इस समय जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन वो बच्चा आता है, गिलास के थोड़ा सा धक्का लगा देता है, गिलास ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, गति करता हुआ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उस गिलास में अब कौन सी ऊर्जा है, छत से नीचे वो गति करता हुआ आ रहा। दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। अब गिलास ऐसा तो है नहीं कि गति करता ही रहेगा, नीचे फर्श पे आके टकराया, जैसे ही नीचे वो फर्श पे आके टकराता है, फर्श थोड़ी पक्की जगह थी नीचे, वहां जैसे ही वो आके टकराता है तो उसमें देखिए फिर क्या साउंड आती है, आवाज आती है, निश्चित रूप से आवाज आएगी। तो वो अब ये गति ऊर्जा किसमें बदल गई, ध्वनि ऊर्जा में। किसमें बदल गई, ध्वनि ऊर्जा में। हालांकि यहाँ दो तरह की आवाजें आएंगी, लेकिन दूसरी आवाज थोड़ी कुछ देर बाद आएगी, मैं बताऊंगा कौन सी है। गति ऊर्जा किसमें बदल गई, ध्वनि ऊर्जा में। अब ऐसा नहीं है कि ध्वनि आती रहेगी, ध्वनि भी बंद होगी निश्चित रूप से। गिलास फिरता है, घूमता हुआ आवाज आती है, आवाज 2-4-5 सेकंड के लिए आएगी, उसके बाद गिलास वापस रुक जाता है। दोस्तों आप बताइए उसमें कौन सी ऊर्जा है। अब ये ध्वनि ऊर्जा वापस किसमें बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। जब गिलास छत पे रखा हुआ था उस समय भी कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज। अब ये नीचे आ गया,
अब भी इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज। इसका मतलब ना तो आपने ऊर्जा को उत्पन्न किया है, ना ऊर्जा नष्ट हुई है, लेकिन हमने ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर दिया। बताइए, स्थितिज से गतिज में बदला, गतिज से ध्वनि में बदला, और ध्वनि से फिर किस में बदल दिया? स्थितिज से। तो इस उदाहरण से ये समझ में आता है कि ना तो ऊर्जा नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी ऊर्जा के बारे में। इसकी बहुत बड़ी क्लास हम देंगे किसी दिन, तो अभी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूं मैं। दूसरी बात कर रहे हैं हम कि प्रकृति का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ था, ऊर्जा और पदार्थ और ऊर्जा से। तो ऊर्जा के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया। उसके बाद आता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ को हम मैटर या द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम होता है दोस्तों द्रव्य। तो देखिए, द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है, देखिए भाई, पदार्थ किसे कहेंगे? एक छोटी सी परिभाषा यहां बता देता हूं मैं। संपूर्ण प्रकृति के अंदर जो वस्तु आपको नजर आ रही है दोस्तों, वह हर वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ। किसी भी वस्तु को पदार्थ कहने के लिए उसमें 3 गुण होने जरूरी है। वो 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण तो ये है कि वस्तु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थान घेर रही हो। हर वह वस्तु जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, हम उसको क्या कह सकते हैं? पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। दूसरी बात, वस्तु के अंदर जड़त्व का गुण होना चाहिए। अब ये बोर्ड यहाँ पर है, ये हमेशा यहीं पर लगा रहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। इसका मतलब कि इसमें जड़त्व का गुण है। अगर इसमें जड़त्व का गुण नहीं होता तो हो सकता है मुझे रोड पे घूमता हुआ ये मिल जाता, लेकिन ये नहीं मिलता है, ये यही मिलता है मुझे रोज। इसका मतलब ये निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इसमें किसका गुण है भाई? जड़त्व का गुण है। हाँ, तो ये ऐसी ही चीजें हैं। पहली बात हो गई थी कि स्थान घेरना चाहिए। दूसरी बात हो गई जड़त्व का गुण होना चाहिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वस्तु में स्वयं का भार, वजन, द्रव्यमान भी होना जरूरी है। जो वस्तु इन तीनों गुणों को फॉलो करती है, हर उस वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। तो अब आप अपने चारों तरफ नजरें फैला के देखिए कि क्या आपको ऐसी वस्तुएं नजर आ रही हैं जो स्थान घेर रही हो? क्या आपको ऐसी वस्तुएं नजर आ रही हैं जिनमें भार हो? क्या आपको ऐसी वस्तुएं नजर आ रही हैं जिसमें जड़त्व का गुण हो? निश्चित रूप से जो भी वस्तु आपको नजर आ रही है उसमें ये तीनों गुण होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? पदार्थों से मिलकर हुआ है। प्रकृति बनी किससे है? पदार्थ से। दोस्तों, क्यों? क्योंकि मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ हैं। क्यों है ये पदार्थ? क्योंकि वजन भी है, स्थान भी है, और इनमें जड़त्व का गुण भी पाया जाता है। और इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रकृति का। इसलिए हम कहते हैं कि पदार्थों से मिलकर क्या बनती है? प्रकृति। अब दोस्तों चलो, इतना तो आपके समझ में आ गया कि पदार्थ और द्रव्य कहते किसे हैं। जब हम वस्तुओं को पदार्थ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वस्तुओं में गुण भी होंगे। अब इनमें गुण पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? दोस्तों, पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 2 प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं? भौतिक गुण और रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब देखिए, यहाँ भी ये सारी चीजें किताबों में नहीं आती है आपको, ये निश्चित रूप से क्लासों में सिखाई जाती हैं कि भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं। अब देखिए, भौतिक गुण को हम एक छोटी सी बात में डायरेक्ट आपको बताऊं कि जिस गुण को आप डायरेक्ट आंखों से देखकर बता दें, वो दोस्तों भौतिक गुण होते हैं। और जिनको आप आंखों से देखकर ना बता पाए, वो रासायनिक गुण होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक शीशे का गिलास है, उस शीशे के गिलास में मैंने जल भर दिया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस गिलास में, क्या आप कहेंगे इसमें जल है? मैं फिर दूसरा प्रश्न आपसे करता हूं कि बताइए ये जल कौन सी अवस्था में है? आपने देखकर बता दिया कि भाई ये तो द्रव अवस्था में है। मैं तीसरा प्रश्न आपसे करता हूं कि बताइए इसका रंग कैसा है? आप देखकर बता दोगे कि इस जल का तो कोई रंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए इस जल का स्वाद कैसा है,
अब देखकर नहीं बता सकते आप जल के स्वाद को, अब आपको चखना पड़ेगा। तो जिन गुणों को देखकर बता सके वो होते हैं भौतिक गुण, और जिनको देखकर ना बताया जा सके वो होते हैं रासायनिक गुण। डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के रूप, रंग, आकृति, अवस्था, आकार, उसकी अवस्था कैसी है, रंग कैसा है, दिखने में कैसा है, कितना आकार है, कैसा आकार है, ये सारे गुण होते हैं भौतिक। और रंग, रूप, इनके सब के अलावा विलीयता कैसी है, स्वाद कैसा है, क्रियाशीलता कैसी है, कैसे पदार्थों के साथ वो क्रिया करेगा, वो कहलाते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को फिर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, शुद्ध व अशुद्ध। शुद्ध व अशुद्ध। देखिए शुद्ध, अगर हम बात करें कि कोई भी पदार्थ शुद्ध कब हो सकता है, मैं तुमसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए मार्केट से आप कोई भी सामग्री लेकर आए, मार्केट से आप कुछ भी लेकर आ रहे हैं, अगर हम उसकी शुद्ध की बात कर रहे हैं तो शुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्ध का मतलब ये होगा कि उसमें केवल उसी के अवयवी कण होने चाहिए, किसी दूसरे पदार्थ के अवयवी कण उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास दूध है, दूध का 1 गिलास मेरे पास है, दूध तब तक शुद्ध है जब तक केवल उसमें दूध है। यदि मैं उसमें जल मिला देता हूं तो अब वो दूध शुद्ध नहीं है, अब वो अशुद्ध हो गया। और दोस्तों अब मैं उसको दूध व जल का मिश्रण भी कह सकता हूं। अब उसको मैं क्या कह सकता हूं? जल व दूध का मिश्रण। तो दोस्तों अशुद्ध का मतलब हम मिश्रण भी समझ सकते हैं। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो देखिए शुद्धता के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले डायग्राम हम समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और शुद्धता के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं, यौगिक व तत्व। यौगिक व तत्व। दोस्तों यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, फिर कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक। तत्वों को फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है भाई उपधातु। ये है शुद्धता के आधार पर। अशुद्ध को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण। और मिश्रण को भी फिर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। तो देखिए ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे डायग्राम पे हमारी क्लास चलेगी 5-10 दिन जितने भी, ठीक है भाई। देखिए अब ये सारी चीजें अवस्थाओं में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस है क्या। पहले हम बात कर रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध की। तो यहाँ दोस्तों 2 चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक तरफ मैंने यौगिक लिख रखा है, एक तरफ मिश्रण लिख रखा है। सबसे पहली बात, हमें 0 लेवल से स्टार्ट होना है। आपको पता होना चाहिए यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, क्या अंतर है इन दोनों में। तो ये देखेंगे आप अंतर, कि अंतर क्या होता है मिश्रण के अंदर और यौगिक के अंदर। तो देखिए यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। मैं तुमसे कह दूं कि यहां पर मैंने लिख दिया यौगिक और यहां लिख दिया मैंने मिश्रण। दोस्तों दोनों में 2-2 पदार्थ काम में लिए जाते हैं। दोनों में कितने पदार्थ काम में लिए जाते हैं? 2-2। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से ही यौगिक का निर्माण होता है, और 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। फिर क्या अंतर है इन दोनों? देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब अनुपात निश्चित हो, यौगिक में क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। और जब अनुपात या मात्रा कैसी हो? अनिश्चित, कोई निश्चित ना हो, कितना भी आप मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हैं। तो जब अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो वो कहलाता है मिक्सचर या मिश्रण। तो दोस्तों डायरेक्ट एक ही उदाहरण से हम समझें
कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। अगर मैं कह दूं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जब हम किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसका सूत्र यदि हम लिख सके तो वो कहलाएंगे यौगिक, और जिसका सूत्र ना लिख सके वो कहलाएगा मिश्रण। कभी चाशनी का सूत्र पढ़ा है क्या लाइफ में? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि चाशनी क्या है? चाशनी एक मिश्रण है, ये चीनी और जल का मिश्रण है। आपकी मर्जी है कि आप जल कितना ले रहे हो, चीनी कितना ले रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार ने नियम निकाल रखा है कि चाशनी बनाने के लिए 2 किलो चीनी और 1 किलो जल लेना अति आवश्यक है, अन्यथा 1 महीने की जेल और 500 रुपए का जुर्माना होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि चाशनी में आपकी मर्जी से आपने जल और पानी को मिलाया है, मात्रा निश्चित नहीं है। इसका मतलब चाशनी का सूत्र नहीं बनाया जा सकता। जब चाशनी का सूत्र नहीं बनाया जा सकता तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? मिश्रण। कभी गन्ने की ट्रॉली आपने देखी? कैटरीना कैफ गन्ने लेके खड़ी होती है, क्योंकि गन्ने के रस का कोई सूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जल, बर्फ और गन्ने का रस मिला हुआ है, कोई मात्रा निश्चित नहीं है, हम उसका सूत्र नहीं लिख सकते। इसलिए वहां पर कैटरीना कैफ गन्ने लेके खड़ी करी जाती है। अन्यथा अगर ये यौगिक होता तो हम डायरेक्ट उसका सूत्र लिख देते, लेकिन नहीं लिखते हैं। आम का जूस कभी सूत्र देखा है क्या? नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों वो क्या होते हैं? मिश्रण, और मिश्रणों के कभी सूत्र बनाए नहीं जाते हैं। लेकिन जब निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तब उनके अगर निर्माण होता है तो उसको हम दोस्तों यौगिक कहते हैं, और यौगिकों के सूत्र लिखे जा सकते हैं, इनके सूत्र बनाए जा सकते हैं। मैं अगर तुमसे कह दूं कि मैं अगर तुमसे कह दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में मिलाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में मिलाइए। 2:1 में मिलाने का मतलब है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के लेना और 1 ऑक्सीजन का लेना है। जब दोस्तों 2:1 में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल का। किसका निर्माण होता है? जल का। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां देख लीजिए आप कितने अनुपात में हैं? 2:1 में। तो 2:1 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो किसका निर्माण हुआ? जल का। अब दोस्तों जल का मैंने क्या लिख दिया? सूत्र। अब बताइए जल यौगिक होगा या मिश्रण होगा? जब मैंने इसका सूत्र लिख दिया तो निश्चित रूप से दोस्तों ये क्या होगा? यौगिक। ये कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता, और कभी भी जल का जो सूत्र है वो H2O ही लिखा जाएगा, क्योंकि अनुपात निश्चित है। यदि आप H3O2 लिख देंगे, H3O लिख देंगे तो निश्चित रूप से ये जल नहीं होगा, क्योंकि ये अनुपात बदल जाएगा, और अनुपात बदल जाएगा फिर हम उसको क्या नहीं कहेंगे? यौगिक नहीं कहेंगे। जल का सूत्र हमेशा H2O रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहेगा, इसलिए हम इनके सूत्र लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है? 1:2 में। ये निश्चित अनुपात में है, और निश्चित अनुपात में जब कोई चीज होती है तो फिर हम उसका सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने सूत्र लिख दिया, CO2 है, 1:2 में है, तो निश्चित रूप से अब ये मिश्रण ना हो कि क्या होगा? यौगिक। तो मेन डिफरेंस आपने समझ लिया है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। यौगिक मिश्रण में मुख्य रूप से एक अंतर है कि जिसके सूत्र लिख सकें, जिसमें मिलाए गए पदार्थ निश्चित अनुपात में हो, वो तो कहलाएंगे यौगिक, और जिनके सूत्र ना बना सके, अनुपात निश्चित ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? मिश्रण। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए आप, मिश्रण जो होते हैं वो मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। यहां मैं लिख देता हूं समांगी, और दूसरा होता है विषमांगी। अब देखिए, समान अंग वाले मिश्रण क्या कहलाएंगे? समांगी, और विषम अंग वाले क्या कहलाएंगे? विषमांगी। समान अंग का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और वो दोनों पदार्थ आपस में एक समान रूप से मिल जाएं, आपस में एक समान रूप से ऐसे घुल जाए कि उनके अवयवी कण हमें नजर ना आए, तो वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि जल में चीनी का मिलना, जल में मैंने क्या मिला दी? चीनी। अब दोस्तों चीनी डालने के बाद जैसे ही मैं उसको हिलाता हूं तो 2 मिनट बाद चीनी आपको नजर नहीं आएगी,
क्योंकि चीनी और जल के अवयवी कण एक समान रूप से आपस में मिल गए तो जल और चीनी का मिश्रण कौन सा मिश्रण होगा? समांगी। मैं तुमसे कह दूं कि जल व नमक का मिश्रण, जल व नमक का मिश्रण भी कौन सा मिश्रण होगा? आपने नमक उसमें डाल दिया और उसको हिला दिया, जल और नमक आपस में घुल गए, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। मान लीजिए आपने कैसे समझ लिया कि भाई जल और नमक के मिश्रण को हम समांगी कहेंगे। मान लीजिए कि आपने जल में नमक मिला के घोल दिया, हम किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाकर लाते हैं, उससे कहते हैं बताइए इस जल में कुछ मिल रहा है क्या? वो क्या कहेगा आपसे? भाई साहब मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि नमक उस जल के अंदर पूरी तरह से मिल चुका है, और जब नमक इस जल में पूरी तरह से मिल गया, आपको नजर नहीं आ रहा, ये एक समान रूप से मिल गए, और जब एक समान रूप से मिल गए तो दोस्तों कौन सा मिश्रण होगा? समांगी। मैं तुमसे दूसरे उदाहरण की बात कर लूं कि मेरे पास जल है और मैंने इसमें मिट्टी डाल दी। मैंने जल में क्या डाल दी? मिट्टी। सुबह से शाम तक हिलाते रहो, क्या ये मिट्टी मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। और देखिए अगर आप किसी को बुला कर लाते हो, आपने मिट्टी जल में डाल दी, आप मिला रहे हो उसको, बाहर से कोई आएगा उससे आप पूछोगे बताइए इसमें क्या मिल रहा है, तो वो डायरेक्ट आपसे कह देगा भाई मिट्टी मिल रही है इसमें। क्यों? में बता दिया उसने, क्योंकि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं और वो एक समान रूप से ना मिल पाए, तो दोस्तों वो कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो यहाँ आपके क्लियर हो गया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से आपस में मिल जाए तो समांगी मिश्रण, एक समान रूप से आपस में ना मिले तो विषमांगी मिश्रण। तो देखिए आज की क्लास में आपको इतनी ही जानकारी दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम यौगिक की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे, और ये प्रोसीजर अपना चलता ही रहेगा कि क्या होते हैं यौगिक। आज थोड़ा सा आपने यौगिक और मिश्रण में डिफरेंस समझा है, ये एक थोड़ी सी जानकारी थी। बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आज तक आपने नहीं पढ़ी है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाते जाएं, ताकि हम बहुत लोगों तक पहुंच सके, और जो साइंस का भूत चढ़ा हुआ है सबकी खोपड़ी में उसको हम आसानी से बाहर निकाल सके। क्योंकि साइंस का मतलब होता है समझना। अगर आप इसको रटते हो तो निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर बहुत खतरनाक तमाचे लगाने वाली सब्जेक्ट है, ढूंढने से भी उत्तर नहीं मिलेंगे प्रश्नों के। तो निश्चित रूप से आपको केवल समझना है। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि मैं किताबों को फाड़ दिया, मैंने साइंस को फाड़ दिया, तो आपको किताब और साइंस को नहीं फाड़ना है। अब तक बहुत फाड़ लिए, अब केवल आपको समझना है और पढ़ना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।